काजी नजरुल इस्लाम और विद्रोही कविता का जिक्र दो कारण से किया। सन 2022 इस साल में ये विद्रोही कविता का 100 साल पूरा हुआ। उसी का उद्यापन चल रहा है बांग्लादेश में। आप जानते हैं कि काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश का नेशनल पोएट है और हमारा बांग्ला में उसका जन्म हुआ और कर्म स्थान भी बांग्ला है। ये कविता जब उस टाइम मतलब 1922 साल में जब प्रकाशित हुआ पत्रिका में 29,000 कॉपीज बिक चुके थे विदिन 7 डेज। और इस कविता के अंदर जो बारूद था, जो आग था, हम लोग जानते हैं कि उस टाइम हम लोग पराधीन थे। उस कविता के अंदर जो आग था, जो बारूद था, उससे पूरा बंगाल का जनगण जाग उठा, जल उठा। और रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर जस्ट फार्मर, श्रमजीवी जो आदमी है, वो भी इस कविता के अंदर के बारूद से एकदम विस्फोट हो गया। क्योंकि काजी नजरुल इस्लाम ये युवा समाज के एक प्रतीक था और ये कविता युवा समाज को अलग तरह के एक आग से जलाकर एकदम बम बना दिया। ये युवा समाज जो सब कुछ कर सकता है। मैं एक साहित्यकार हूँ और ये एक साहित्य सभा है, इसलिए साहित्य के विषय में युवा भारत का क्या भूमिका है और वो थोड़ा बयां करना चाहता हूँ। मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन तब समझिए क्या करे, बस यही मेरा क्षमता है, प्लीज माफ कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भारत की साहित्य में युवा समाज का जो एक बहुत बड़ा भूमिका पहले भी था, वो परंपरा आज भी अटूट है। पूरा भारत में युवा साहित्यकारगण अपनी अपनी भाषा में साहित्य का नया नया दिशा आविष्कार कर रहा है। मैं बंगाल का साहित्यकार हूँ। आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य में बंगाल का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर का आशीर्वाद से नई पीढ़ियों का जो बंगाली कवि साहित्यिक अपना कविता साहित्य रचना कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ वो अपने परंपरा को सही तरह से निभा रहा है। इस नया मिलेनियम में हमारा समझ बदल गया है। राजनीति, अर्थनीति, सब कुछ में एक बदलाव आए हैं। प्रजुक्ति का प्रगति हमारे जीवन यात्रा को, भावनाओं को बदल दिया। ये जो बदलाव है, इस बदलाव को बंगाली साहित्यकार अपनी अपनी रचना में, अपनी अनुभव में प्रकाश कर रहा है। पहले जमाने में बस पत्र पत्रिका ही बस हम लोग के जो कविता साहित्य ये सब पब्लिश किया जाता था, लेकिन जब इंटरनेट आया, खास करके सोशल मीडिया आने के बाद, अभी इस सोशल मीडिया भी रचना प्रकाश करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका और पूरा दुनिया ये सब रचनाओं को बस एक क्लिक के जरिए पढ़ सकता है। ये एक रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से। कभी कभी ये सवाल भी उठता है कि सोशल मीडिया साहित्य चर्चा का सटीक माध्यम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है नए जमाने का नए माध्यम को हमें स्वीकार करना चाहिए। माध्यम चाहे कोई भी हो, साहित्य रचना अच्छे होने चाहिए। वो चाहे फेसबुक हो, चाहे ब्लॉग हो, ई बुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो। देखिए पहले जमाने में तो पत्थर में लिखते थे, उसके बाद पत्ते में लिखते थे, उसके बाद बहुत बार कागज आया, तो हम लोग तो उसके साथ ही अपना रचना लिखते थे। तो अभी डिजिटल माध्यम आया, उसमें भी लिख रहे, क्या है प्रॉब्लम? तो अगर एक साहित्यकार लगन के साथ अपने साहित्य चर्चा करे तो मतलब वो जरूर अपने पाठक के अंदर पहुंचेगा। ये तो मेरा विश्वास है, आप लोगों की भी शायद होगा। डिजिटल लिटरेचर हम लोगों का भविष्य है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। हम चाहे या ना चाहे इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और युवा साहित्यकार इसके साथ ही अपना प्रतिभा का विकास कर रहा है। अंतिम में काजी नजरुल इस्लाम का एक गीत का 2 लाइन पढ़ के मैं अपना कथा समाप्त करता हूँ। युवा समाज के लिए काजी साहब ने एक गाना लिखा था। आप जानते हैं कि काजी नजरुल इस्लाम मार्चिंग सॉन्ग जो होता है ना, उस पहले वो मार्चिंग सॉन्ग लिखे। इंडिया में फर्स्ट मार्चिंग सिंगर वो थे।
तो उन्होंने क्या लिखा, बांग्ला में सुनिए। चल 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 ঊর্ধ্ব গগনে মাঝে বাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল। मतलब march 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 by a drum beat to a heavenly height, from earth beneath and soil's blight, youth rise in the dawn's light, left now right, march march march। নমস্কার, ধন্যবাদ। अब आमंत्रित करते हैं कल्पना दुधाल जी को। नमस्ते अध्यक्ष महोदय सर, गवस सर, आमचे मराठीचे लेखक विश्वास पाटील सर आणि पठारे सर सुद्धा इथे उपस्थित आहे। इस पैनल में सहभागी माननीय और यहाँ पर मौजूद आप सभी, सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगी कि उन्होंने इस परिचर्चा में सहभागिता हेतु मुझे निमंत्रित किया है। जिस भारतीय भाषिक समुदाय का मैं हिस्सा हूँ, उस मराठी का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे खुशी और गौरव महसूस हो रहा है। आज के इस विमर्श हेतु कुछ कहने से पूर्व मैंने कई लेखकों से, खासकर युवा लेखकों से चर्चा की, किताबें पढ़ी। महज 7-8 मिनट में इस विस्तृत विषय पर अपनी बात रखना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने जो भी पढ़ा, सुना और समझा, उससे मेरी दृष्टि में स्पष्टता आई है और आज इस गोष्ठी से इस समझ में बढ़ोतरी होगी, ऐसी आशा रखती हूँ। युवा लेखकों की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और मार्गक्रमण, इन्हें लेकर मेरे विचार यहाँ पर रखने जा रही हूँ। माटी में फसल उगाते हुए साहित्य से जुड़े रहना, लिखना मेरी दृष्टि से समकाल की तरेरी हुई आंखों में शब्दों का उजास ढूंढना है। कलम से लिखने वाले, टाइपिंग और वॉइस टाइपिंग के जरिए लिखने वाले, या फिर किताब हाथ में लेकर पढ़ने वाले और डिजिटल किताबें पढ़ने वाले, मैं इनके बीच की कड़ी हूँ, इसलिए यहाँ पर अपनी बात रखना मुझे जिम्मेदारी लगती है। मैं समझती हूँ अक्षरों में सुधार लाने हेतु कोई साहित्य नहीं लिखता है। एक तरफ कई गुत्थियों में उलझे जीवन के अनंत अनुभव और दूसरी तरफ ऐंठी हुई भाषा, इन दोनों छोरों में अनुपात साधना संभव हो तभी हमारा लिखा हुआ कुछ प्रभाव छोड़ने में सक्षम होता है। जीवन की गुत्थी कुछ हद तक ही सही सुलझाई जा सके, तभी अन्य चीजों में उलझना कोई अर्थ रखता है। ब्रेक ने कहा है, वे नहीं कहेंगे दिन अंधेरों में डूबे थे, वे पूछेंगे उन दिनों कवियों ने चुप्पी क्यों साध रखी थी। देखिए, अपने समय के कितने बड़े उत्तरदायित्व से साहित्यकार बंधा होता है, लेकिन क्या हम केवल उस पर उत्तरदायित्व का बोझ डालना चाहते हैं, या केवल वाहवाही से उसकी पीठ थपथपाना चाहते हैं। इस चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि सृजनशीलता को आर्थिक संबल मिलना चाहिए। किसी भी समय में केवल लेखन से गुजारा संभव नहीं रहा है और ना अब भी है। कई अपवाद जरूर है। रोजी रोटी के खातिर दिन रात एक करते हुए विपरीत हालातों में समय निकालकर छोटे मोटे मानदेय के सहारे लिखने वाले गरीब लेखक और नौकरी व्यवसाय में मजबूती से पैर जमाए लेखन का शौक पालने वाले लेखक, ऐसे दो छोर हमें दिखाई देते हैं। आज की पीढ़ी मानव इतिहास की वह पीढ़ी है जो एक ही समय में लोकल और ग्लोबल है। अब वह स्थिति नहीं है कि केवल किताबें आपको समझदार बनाने का साधन है। वर्तमान दौर में सोशल मीडिया आपकी पहुंच में है। जो कुछ लिखा, जहां से लिखा, वह तुरंत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। साहित्य में युवा विस्फोट, ऐसी खबरें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अगर यह सकारात्मक अर्थ में है तब तो हमें स्वागत करना ही चाहिए। मैं समझती हूँ लेखन से आपके भीतर कुछ जगता न हो तब इसका अर्थ ये हुआ कि लिखा हुआ दमदार नहीं है या फिर पाठक की क्षमता से बाहर है। वर्तमान परिदृश्य में इन दोनों मुद्दों पर गौर करना जरूरी है। पाठक को शुद्ध पाठक बनाना ये भी एक चुनौती है, चूंकि गुणवान पाठक में लेखक होने की संभावना छुपी होती है। गांव-गांव में जो ग्रंथालय है वे या तो बंद पड़े हुए हैं या बिना पाठकों के धूल मिट्टी से सने हैं। घास खरपतवार की तरह जगह जगह पर नए लेखकों की कौम उगाई है। सवाल ये है कि हम जो लिख रहे हैं
क्या वह अभी तक के साहित्य विधाओं में लिखे हुए से कम एक कदम आगे हैं? अपने अंतस की प्रेरणा और आत्मबोध को सहेजते हुए लिखना आसान नहीं है। प्रकाशक, वितरण व्यवस्था इन सब में पिसे जा चुके और जेब काटकर बतौर शौक निकाली गई किताबों के ढेर देखकर अवसाद में डूब चुके लेखकों को मैं देख चुकी हूँ। मैं तुम्हारी वाहवाही करती हूँ, तुम मेरी करो। ऐसी स्थिति में गुटबाजी के परे जाकर लेखन का स्तर ध्यान में रखकर सार्थक और मौलिक लेखन के मानदंड तय करने का ये समय है। हर समय हमारे सामने कई चुनौतियां रखता है जो सभी को एक जैसी तीव्रता से महसूस नहीं होती। लेखक होने के नाते हमारे पास जो छठी इंद्रिय और 11वीं उंगली होती है, उसके फलस्वरूप ऐसी चुनौतियां हमारा ध्यान बरबस अपनी ओर खींचती है। आने वाले समय में अपनी अपनी मातृभाषाओं को बचाए रखना बड़ा पेचीदा और महत्वपूर्ण होगा। मेरा अनुभव है कि ऊर्जा का आवेग और हद दर्जे की बेचैनी लेखक को अभिव्यक्त होने के लिए बाध्य करती है। अपने आसपास की परिवेश से सृजन प्रक्रिया की अथाह प्रेरणा मिलने से ही कुछ लिखा जाना संभव है। सही साहित्य समाज को स्वस्थता प्रदान करता है, भाईचारा टिकाने में मदद करता है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में अजान भूमपू हनुमान चालीसा को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ था। इस पर कई साहित्यकारों ने मनुष्यता के हित में लिखा। धर्म और संस्कृति के आड़ में जो घटिया राजनीति होती है, युवा लेखक उसे करारा जवाब देने का दमखम रखती है। मुझे यहाँ पर यह कहना जरूरी लगता है कि सद्य स्थिति में साहित्य का फलक सर्वविस्तृत होता जा रहा है। कोई तृतीयपंथी, कोई दर्जी, कोई खेतीहर मजदूर, कोई वेश्या अपने अनुभवों की दुनिया उजागर कर रही है। आज का साहित्य अकादमी का यहाँ का माहौल भी यही दिखाता है। हमें किस लिए लिखना है, इसके बारे में अपनी राय स्पष्ट होनी चाहिए। मनुष्य एक तुच्छ जीव है, इस अवधारणा को तोड़ते हुए साहित्य में जीवन की चेतना का समर्थन होना चाहिए। साधारण मनुष्य के भीतर जो भय है, उसे सांत्वना देने से साहित्य उजास से भर उठेगा। बहुभाषिक कहते हुए हमें एक दूजे के साहित्य से अनुवाद के माध्यम से परिचित होना होगा। आज यहाँ पर बतौर लेखक मैंने अपने विचार साझा किए हैं। मैं नहीं कहूंगी कि मैं खुद इन सभी विचारों को लेकर चलने में 100% सफल रही हूँ, लेकिन इस विमर्श के बहाने मेरी अपनी लेखन की यात्रा, भविष्य की डगर मुझे काफी हद तक दिखाई दे रही है। मेरा कहना साहिर जी के 2 पंक्तियों पर समाप्त करती हूँ। माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। धन्यवाद। Now we would request Manika Devi to please come and present her. Namaskar. The Rise of Young India, Yuva Sahiti, literature by the young writers. The topic entirely raises a question in everyone's mind. Is literature by young writers different from literature produced in the past? Is 21st century literature an improvement on the 20th century literary production? Thank you. It is, I believe, not a question of improvement, but a matter of evolving new dimensions of subject matters, style, and worldview through the different genres of literature. In my short overview, I would like to focus on these issues as they are addressed in Assamese literature by the young generation of writers. There is a wrong perception that the young writer from Northeast India dwell only in the subjects of the region. But the question is, in this time of inevitable multiplicity, how a sensible being can avoid what is going on around the world? Our young writers are no exception. In fact, their creations have proven their exposure and sensitivity to the human conditions across the globe. Mosumi Kondoli's story, Fremor Bahiror Zonaki Poruabur, makes an implicit appeal to the mainland India that the gap between the mainland and the margin should be bridged through a sensitive approach
to the people and cultures living in the Northeast. The story writer compares the Northeast people to small fireflies, which have light and identity of their own. I believe that these sort of creative works and their translation into English are necessary to consolidate a strong sense of national solidarity amongst all the cultures and people of our country. Young writers are now writing not merely about terrorism and identity politics. They are addressing issues which are not typical representative issues of the region. Aruni Kashyap, a young Assamese writer's recent book, My Father's Disease, tells the world readers that there are many more things in Assam and the Northeast. It is not merely terrorism, counter-terrorism, and identity politics. Our young writers are seriously engaged in the act of questioning the tradition, and that has resulted the rereading of myth, folktales, history, and canonical texts. The marginal characters of history and other writings written in the past have been rewritten with view to exposing the injustice and dismissing the stereotypes. Buddhaja by Gitali Bora is just one example amongst many where the novelist rereads the character of Gautam Buddha's abandoned wife from a new perspective. Rasmirakha Bora, Monalisa Soikia, and myself have been writing stories to question the gender stereotypes embedded in our folk tales and mythologies. Young writers not only tell stories, but try to tell the stories in unconventional ways. This has resulted in the rise of experimental novels, short stories, poems, and plays in Assamese literature. Dibbajyoti Bora, Prakhanto Kumar Dah, Prarthana Khoikia, and many others have been using the techniques of postmodernism in their stories. Poet Kamal Kumar Tati is writing poems from the post-colonial perspective. While rapid urbanization is going on in the world, our literature has not turned a blind eye to rural reality. That is, our literature has fortunately been retaining its rootedness in the soil. It has not become exclusively urban. My own stories are narratives about the nuances of the rural life, the painful lives of the rural poor, which never allow me to romanticize about the village life. But I always try to foreground their primary issues through my stories, as I feel that they are the lifeblood of my stories. It is not merely me, but many others like Sanjeev Paul Deka and Anamika Bora, whose stories portray the lives of the rural masses with sensitivity and style. Many new writers have shown in other creative fields with their talents. Writers such as Srishti Sreram, Indranil Gayon have powerfully embarked in the field of cinema. Apart from being known as a poet, Maitreyi Patar has accomplished as a lyricist as well as a popular singer. A very notable trend amongst the young writers is that they visit the field and interact with the masses before they take to writing. Zuri Bora Borgohai's Hihot and Bhog are two novels where the writer's exploration of the subject of downtrodden women at the margin of the society is based on her close interaction with the women whom she met and lived with for some months. This proves that we might be modern or postmodern in the treatment of the material, but we will not lose our connection with the people for whom we write. Thank you. Thank you all for being here. Namaskar. Now we would request Neha Bansalji to kindly come and present her work. Respected Sri Rajan Rawatji, the chair of the session, esteemed writers on the dais with whom I share the stage today, and the illustrious audience present in this august house. It is a great honor and a privilege for me to be here. For me, Yuva Sahiti means a revolution of thoughts without being disrespectful in the language. It is challenging the long established notions and the given narratives. It is also about bringing forth the hitherto silenced voices, which have been consciously or unconsciously relegated to the background. My poetry is a very humble attempt to bring the unheard voice of half of the population of this world
It is about breaking taboos and talk about things which are often shushed and hushed. I would like to present two small poems here because, sir, I did not bring a presentation like this. So the first poem is called The Parameter of Beauty. And I'll begin with the poem. My parents named me Kajal, perceiving the quintessence of beauty in my big dark eyes spread out on a slightly lighter face. They told me about Krishna, the dark cloud complexioned God who enchanted the world with his timeless beauty and childlike spontaneity. They told me about Yagyaseni, the fire-born daughter of whose face, like the midnight sky, mesmerized the entire Aryavrata. Why then do I only see? Why then do I only see the lightest skinned actors play the heartthrob Krishna and the resplendent Draupadi in the mythological soaps on national TV? My mother taught me that the beauty doesn't come in certain colors and sizes alone, and scoffed at my attempt to bleach my face with a dozen of beauty products that flood our market. My father admonished me when I would eat half a chapati every meal to stay thin. They made me confident to live in my skin and asked me to work harder on my career and strength of character instead. Why then do I have to go through this mindless ritual of scanning the matrimonial columns every Sunday that only seem to want fair, tall, and thin girls for the prospective grooms? Thank you. There's another small poem. It's called An Outing with Friends. This is a real life experience, respected audience here. So I would like to tell a story here. My husband and I, we were returning from cinema hall, and we were very impressed by the movie theater and the song and dance of the capitalism. But when we returned, we saw some people sleeping on the pavement in Delhi on a cold wintry night. So this poem is inspired by that. On a cold wintry night, sipping the Starbucks latte, we drove around the city, discussing the leitmotifs in a director's cut. We had watched that evening on reclining seats with ottomans and warm blankets to cover our feet. In Jimmy Choo heels, clutching Louis Vuitton bags, we planned for the fancier cars and holidays in provincial France, bitched about the indolent maids and meddlesome in-laws, ranted about wearisome life in general and the overbearing bosses in particular, made fuss over the Sabyasachi ensembles for the friend's destination wedding next year. We cursed the government that wasted taxpayers' money copiously and the uncouth people at large for spitting and pissing all over the city. The harangue went on and on about the myriad discomforts of a life, till the time we saw her, the one with vacant eyes. She stood on the sidewalk, her clothes tattered and torn, her hair a lifeless brown and shorn, her youthful body contrasting with the ancient stoic face. Silent now, in the snail-paced traffic, we soberly passed by her and saw her survey the footpath to rest her weary bones under the cold street light. Thank you so much. After two heart-touching poems, let me invite Vemapalli Gangadharji to kindly come and share his work. Sabhaya Namaha. Sabhaya Namaha. Namaste. Thank you very much for giving this opportunity. Special thanks to Sahiti Academy. I am talking to you about the modern Telugu young writers' works and developments. Let me tell you about the literary work that the youth are currently doing in the Telugu language.
I spoke in my mother tongue Telugu. Next translation is English also. తెలుగులో ఇప్పుడు యువ సాహిత్యకారులు చేస్తున్న కృషి మీద ప్రస్తుతం ఎలాంటి పరిణామాలు ఉన్నాయి, వీటిని చెప్పడం నా ఉద్దేశము. ఇది తెలుగుకు మాత్రమే కాదు, ఇది అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా యువ సాహిత్యకారులు ఏం చేస్తున్నారనే ప్రశ్న ఒకటి ఎప్పుడు ఉంటుంది. దీనికి అది తెలుగులోకే కాదు, మిగతా ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు కూడా ఇవే సమస్యల్ని ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేటి సాహిత్య రంగంలో యువత పత్రికలపైన ఆధారపడడం అనేది తగ్గిపోయింది. విస్తృతంగా మనకు వచ్చిన ఈ సామాజిక ప్రసార మాధ్యమాల్లో ఏవైతే ప్రచార మాధ్యమాలు వచ్చినాయో, యూట్యూబ్ కావచ్చు, వాట్సాప్ కావచ్చు, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఏదైనా కావచ్చు, యువత వాళ్ళు రాయాలనుకున్నది, చెప్పాలనుకున్నది చెప్తూ పోతున్నారు. ఇట్లా చెప్పడం మంచిదే, కానీ దీంట్లో ఒకటి ఏం జరుగుతుందంటే, ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో మనం తెలుసుకోలేకపోతా ఉన్నాం. ఇది మనకు ఒక డ్రాబ్యాక్ లాంటి సమస్య అన్నమాట. పైగా విస్తృతంగా ఫేస్బుక్ లో రాసే వాళ్ళు కూడా మనం ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తున్నాం. వాళ్ళ రచనలన్నీ ఫేస్బుక్ లో చాలా కనపడతా ఉంటాయి. అయితే అవి క్వాంటిటీ ఉంటాయి కానీ క్వాలిటీ ఉండవు. దాని మీద కూడా యువత ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే ఇన్ని వనరులు మన చేతిలో ఇవాళ ఉన్నాయి, కానీ గతంలో మన పూర్వీకులైన కవులు ఎవరు కూడా కాళిదాసు కానీ, లేదు భవభూతి కానీ, లేదు మన నన్నయ్య తిక్కని, ఎవరు కూడా వాళ్ళు తాళపత్ర గ్రంథాల్లో రాసుకొని వాళ్ళ కాలం గడిచిపోయింది. కానీ నేటి యువత మన చేతికి వచ్చేపాటికి మనకు ఫేస్బుక్ వచ్చింది, ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చింది, వాట్సాప్ వచ్చింది. ఏదైనా కానీ క్షణాల్లో, నిమిషాల్లో, సెకండ్లలో మనం ఏం చెప్పాలనుకున్నాం ఆ విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పడానికి సాధ్యమవుతా ఉంది. టెక్నాలజీ వచ్చింది. టెక్నాలజీ ప్లస్ లిటరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూత్. ఇది ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఈ సిరీస్ ఇట్లా ఉందన్నమాట. దీంట్లో ఏం చేసినారు, ఇది ఇంత కొత్త దారుల్లోకి వచ్చింది కానీ టెక్నాలజీ, ఇది యువ సాహిత్యకారులకు బెస్ట్ ఆపర్చునిటీగా చెప్పుకుంటాం మనం. అట్లనే ఇదే సమయంలో లోకల్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో, ప్రాంతీయ భాషల్లో రాసే వాళ్ళకి ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం. వాళ్ళ రచనల్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది. ఉదాహరణకు ఇదే ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, అది చాలా త్వరగా మనకు ఇతర భాషల్లోకి వచ్చేస్తా ఉంది. మరి ఇతర భాషల్లో కూడా ఎంతో కృషి జరుగుతుంది, అది ఇంగ్లీష్లోకి పోవడం లేదు. దాన్ని ఎవరు చేయాలి పని? అది ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా ఒక క్వశ్చన్. అట్లాగే ఇప్పుడు యువ సాహిత్యకారులు తీసుకుంటున్న కంటెంట్ కానీ, సబ్జెక్ట్ కానీ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది, న్యూ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అది అలాంటివే వస్తున్నాయి కూడా. అది ఒక గొప్ప అవకాశం మనకి. ఇటీవల కాలంలో యూత్ చేసే పనుల్లో వాళ్ళు ఎక్కువ మంచి రచనలు రావడానికి ఆస్కారం ఏర్పడింది, మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది అవి చెప్పడానికి కూడా మనకి. అట్లాగే తెలుగులో ప్రత్యేకించి కథా రంగంలో కానీ, కవితా రంగంలో కానీ యూత్ వచ్చినారు, ఎక్కువ మంది యువకులు వచ్చినారు, యువ సాహిత్యకారులు వచ్చినారు. కానీ నవల సాహిత్యంలో ఎవరు కనపడడం లేదు. ఆ స్పేస్ అట్లాగే ఉందన్నమాట. ఇంకా ఎవరు వాళ్ళ రచనల్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడంలో కూడా మనం వెనుకబడి ఉన్నాం. మిగతా ప్రాంతాలతో కాదు, భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు కూడా వెనుకబడే ఉన్నారు. ఇది కూడా ఒకటి. ఇక్కడ అంతో ఇంతో మేలు చేస్తున్నది ఏంటంటే, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ యువ పురస్కారాలు ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్లనే ఇది ఇంతైనా సాధ్యమైంది. వాస్తవానికి ఈరోజు తెలుగు భాష నుంచి ఇక్కడికి మేము ముగ్గురం వచ్చినాము. ముగ్గురు యువ సాహిత్య అవార్డు విన్నర్స్మే ఇక్కడికి వచ్చినాం. అది గొప్ప విషయం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. Namaskaram. Now I am just translating whatever Vempalli Gangadhar has told in Telugu so that everyone can understand what he spoke about. So he begins with, not just in Telugu, but in all local languages, all the people who are creating literature, that means literatures, have the same kind of problems, most probably.
And these days, the contemporary young writers are not dependent for publishing their stories on print magazines. They are using social media creatively and they are expressing their opinions very frankly. And social media has given them this platform to express and to get noticed. Facebook, blog, YouTube, websites, Twitter, and Instagram, whatever may be the platform, youth writers, young writers are expressing themselves very freely and frankly and get noticed. And because of all these things in their hands, in seconds, they are able to send whatever is their opinion to many people across the world. Our ancients wrote in manuscripts, Talapatra, we know. And then now we have to remember that their Talapatras have graduated to WhatsApp and Facebook, and the youth is using this technology and finding new ways, creating new ways to reach out to people. So this is a very good opportunity for young writers to reach out people unhindered by any of the printing matters. So, but the problem is in this scenario of using these social platforms creatively without any editor, we are unable to see what is a fact or what is untrue. And this is creating a kind of confusion in the minds of readers. And most of the young writers are writing very voluminously and very but the quality is not there in their writings. And those who write in local languages face a problem because those who write in English or Hindi reach out to many people across India, many parts of the country. But those who write in colloquial language or local languages, it is difficult for them to reach out to people across India unless they are translated into English or Hindi. And in these, the local writers are facing a disadvantage. And though the young writers are taking different contents, though the content wise or subjects wise, the way they write the story, project their story, it should be appreciated. But when it is not translated into national languages, they are at a disadvantage. And the young writers are going up to lower level, the micro level stories. They are creating micro stories, and so many of lives which are neglected in earlier literature are now coming to the fore because of these young writers. And these young writers, not only in story field, but also in poetry and other other forms of writing, are doing an excellent work. But still, they are far behind in writing novels. That has to be taken care of. And they are also not able to translate their stories into other languages. And that has to be, again, they have to look into this, translating their own stories or getting them translated into other languages to get noticed or to reach out people. And in this, Vempalli Gangadhar expresses his gratitude and appreciation to Sahitya Academy because they are identifying talented youth and are giving them awards. And also not just giving them awards, even after giving the award, they are supporting these young writers. And unless the young writers are supported, they cannot come forward or get noticed. And because by conducting this international writers festival, they have called these young writers to meet. 3 writers have come from Telugu. All of them are Yuva Sahitya Puraskar Award winners. So this is a very appreciable work, and this work has to be continued. This work has to be continued, and he expresses his gratitude once again to Sahitya Academy and all you. Thank you. नमस्कार। मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे कोई टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इन सभी रचनाकारों ने आपका जो वक्तव्य था वो इतने शॉर्ट में किया कि अभी मुझे टाइम ही टाइम बचा है। लेकिन मैं ज्यादा बातें नहीं करने वाला हूँ। मैंने इन सभी का गौर से सुना। जब गंगाधर जी बोल रहे थे तेलुगु में, तो मुझे ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहा, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज की कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे लैंग्वेज की, ये सभी भारतीय भाषाओं में है। मित्रों, ये सभी कल्पना दुधाल छोड़ के ये सभी लेखकों को युवा पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। इस सभी युवा पुरस्कार मिलने के बाद क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं,
ये देखना जरूरी है, क्योंकि मैं मराठी में ऐसा महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि जब युवा पुरस्कार मिल जाता है तब वो लिखने वाला हवा में जाता है और उसके बाद उसकी कोई अच्छी कृति हमें नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए होता है। तुम अच्छे लिखना चाहिए, लिखो, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो लेखक की भी कोई भूमिका या जवाबदारी होनी चाहिए कि इस पुरस्कार के पात्र मैं हूं तो मुझे थोड़ा अच्छा लिखने का प्रयास करना जरूरी है। लेकिन ऐसा वर्तमान मेरी भाषा में तो दिखता नहीं। बाकी भाषाओं के लोग क्या महसूस करते हैं, देखते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन युवा साहित्यकारों की बात में सुन के मुझे ऐसा लगा कि इनका माध्यम बदल गया है। ये कंप्यूटर से लिखते हैं, ये फेसबुक पर लिखते हैं, इंस्टाग्राम इसके पास है, ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है? इन्होंने अपनी अपनी भाषा का पूर्व संचित किस तरह से देखा है, किस तरह से पढ़ा है, और अपनी अपनी भाषा का संचित लेकर उनके कंधे पर बैठकर जो ये बैठे हैं उनके आगे का दूर का देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची स्थान पर है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि विचारधारा का अंत, आइडियोलॉजी का अंत वो बोलते हैं सब लोग, लेकिन लेखक के पास कोई गंभीर विचारधारा होनी चाहिए। लिखना गंभीरता से करने की कृति है। फेसबुक पर लिखने से ज्यादा लाइक मिल जाते हैं, यानी कि आपकी कृति अच्छी होती है ऐसा नहीं है। उसमें आप कौन से विचार लिख रहे हैं, आप किसके बारे में लिख रहे हैं, आप शोषक के बाजू में है या शोषित के बाजू में, किसके बाजू में, आप किसकी जो संपूर्ण जीवनी है वो चित्रित कर रहे हैं। एक बंगाली राइटर ने मुझे, उपन्यासकार ने अच्छी तरह से ये कोई समझा है। कल्पना दुधाल जी तो खेतीबाड़ी करने वाली रचनाकार है। ये सब है, इनके विचारों में स्पष्टता है। वैसे ही बाकी युवा लेखकों के पास ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए। मुझे तीसरी बात जो कहनी है, अभी भारतीय साहित्य के केंद्र बदले। महानगर में कोई अच्छी लिखा पढ़ी नहीं होती, अच्छी रचनाएं महानगर से नहीं आती। ये महानगर छोड़ के जो भारत है, इंडिया है, उसमें ज्यादातर अच्छे लोग लिख रहे हैं। वहां से अच्छा साहित्य, अच्छी रचनाएं आ रही है। इनका लगाव ज्यादा अच्छी तरह से साहित्य से हो रहा है। इस स्थिति में प्रकाशन व्यवहार में ही कुछ बदलाव हो गए। पहले हमारे काल में प्रकाशन के लिए क्या क्या करना जरूरी था, पुणे जाना, मुंबई जाना, दिल्ली आना, ये अभी इनके बारे में नहीं है। ये आपकी किताब आप ही छप सकते हैं, आप ही भेज सकते हैं, इनको कोई प्रकाशक ही चाहिए, ऐसी स्थिति आज नहीं है। लेकिन अपनी किताब जो अच्छी तरह से पाठकों के पास जाने के लिए प्रयास करने चाहिए, ये प्रयास ये सभी युवा लेखक करते हैं क्या? झटपट यानी तुरंत प्रसिद्धि की हाव, ये जो नया पीढ़ी के पास आया, नया कोई ऐसा है कि आज लिखी हुई कहानी कल छपनी चाहिए और बाद में तुरंत ही उनको कोई प्रतिसाद मिलना चाहिए, वाहवा मिलनी चाहिए। लेखन ऐसी कृति नहीं है। गंभीरता से, विचार पूर्वक और धीरे से सोच समझकर करने की कृति है।
रचनाकार यदि गड़बड़ में होगा, उसको कोई ज्यादातर प्रसिद्धि की हाव होगी, तो वो अच्छा नहीं लिख पाएगा। इसलिए इस सभी रचनाकारों ने आपके अंदर देखना चाहिए, आपसे संवाद, अपने आप से संवाद करना चाहिए, अपनी अपनी परंपरा ढूंढनी चाहिए, अपनी विचारधारा ढूंढनी चाहिए और अपना लेखन गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। यहाँ से कल का भारतीय साहित्य उज्जवल होगा, अच्छा होगा। ये सभी लोग अच्छे तरह से लिखेंगे, इतनी ही आशा करके मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। धन्यवाद। If anybody want to ask any question, अगर किसी के मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं पैनलिस्ट से, तो आप सब पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछिए। माइक देना इनको। And I have one question. Why not think you might pretend I was and the question they have that being here there are a lot of reasons I so during the implementation to the restricted region who is given important promoting or implementing IDOC but so today how can we implement that with the help of literature and novels to create a sense of equality among the that something like politics हमारा जो पोस्टर है थोड़ा हिंदी में yes sir मुझे जब आप बोलते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप स्वयं अरे बाप नहीं, आपका जो सवाल था आप उसको हिंदी में पूछो, साफ साफ हिंदी में पूछो। हमारे बीच में बहुत सारे विचार और आर्टिस्ट अपने विचार होंगे वो नॉवेल्स लिटरेचर पोएम और नॉवेल स्टोरीज के माध्यम से प्रकट किए तो उस समय में उनने हमारे देश के साथ तो मोटिवेट किया था, फ्रीडम फाइटर्स को मोटिवेट किया था तो ब्रिटिशर के खिलाफ की लड़ाई में करें। तो आज के समय में क्या लिटरेचर पोएम आज ये सब हमारे देश के युवाओं को प्रमोट कर सकते हैं केवल इसके संबंध तो या फिर पूरी कम्युनिटी के बीच के जो देश है उनको मिटा के आगे बढ़ सकते हैं। Sir, you come here because mic में आवाज नहीं है। इस लड़के ने बहुत ही अच्छा सवाल, उन्होंने इस सभी युवा लेखकों को बता दिया कि भाई जीवन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो समानता का बारे में आपकी भूमिका क्या है। हम जो नए लोग, हम युवा जो आ रहे हैं, इनके मन में शांति, सर्वधर्म समभाव, ये सब लाने के लिए युवा लेखक क्या कर रहे हैं, करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेखन की प्रक्रिया ही होती है, वो मानव के हित में होती है, वो कोई बंटवारा करने की बात लिटरेचर नहीं करता। लिटरेचर ने ऐसी ही भूमिका निभानी चाहिए जो इक्वालिटी की बात करे, समानता की बात करे, सर्वधर्म समभाव की बात करे, सब लोगों की जो स्थिति है वो उन्नत होनी चाहिए। इसलिए ही लिटरेचर लिखा जाता है, लिखना चाहिए। लेखक की ये जवाबदारी है, इनकी उनका ये दायित्व है। इसे छोड़कर किसी अलगाववाद को पुरस्कार करने वाला लिटरेचर
लिटरेचर नहीं होता भाई। लिटरेचर मानव को एक साथ समानता में, सर्वधर्म समभाव में सोचने की सोच बढ़ाने का प्रयास करता है। और इन सभी रचनाकारों ने उसी दिशा में ही लिखना चाहिए। तो मैं बता रहा था, लेखक के पास कुछ भूमिका होनी चाहिए। तुम किसके किसके साइड में हो? आप शोषक के साइड में हो या शोषित के? जो हरा हुआ आदमी है समाज में उनके साथ हो, और जो बहुत ही गुंडागर्दी करके लूट रहा है उसके साथ हो। लेखक ने किसके साथ रहना चाहिए? पीड़ित है उसके बारे में लिखना चाहिए। ये सब ये जो दायित्व है, ये दायित्व युवा लेखकांक का है। धन्यवाद। बड़ी सुंदरता से राजन जी ने आपके सवाल का जवाब दिया। संतुष्ट हैं? चलो अब हम अनुरोध करेंगे राजन जी से, कृपया अंग वस्त्र पहना के सभी पैनलिस्ट को सम्मानित करें। विनोद घोषाल जी, कल्पना दुधाल जी, मणिका देवी, नेहा बंसल जी, वेमपली गंगाधर जी। मैं अनुरोध करूंगी नेहा बंसल जी से, कृपया वो राजन जी का भी सम्मान करें। अभी के लिए ये सत्र हम समाप्त करते हैं। आप सभी से पुनः पुनः मिलेंगे अपने अगले सेशन में, सिंगिंग द फेथ भक्ति लिटरेचर इन इंडिया। हेलो, अगला सत्र 2:30 बजे हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप सब लंच के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।